नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 3,303 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और कोरोना के चलते 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,563 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.75% हो गया। वही बात करें अगर कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,980 केस एक्टिव है। तो देश में एक बार फिर से कोरोना सक्रिय होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 3,303 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 39 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। अगर बात करें देश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98 के पार पहुंच गया है और इसी के साथ देश में फिलहाल 16,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या मौजूद है। आपको बता दें कि 2,563 लोगों ने बीते 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। तो 3,303 कोरोना के नए मामले आए सामने। 39 लोगों की कोरोना के चलते हुई मौत। देश में बीते 24 घंटे में 2,563 लोगों ने कोरोना को मात दी और देश में फिलहाल कोरोना के 16,980 केस एक्टिव है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। तो प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 535 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी व्यक्ति की, आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हुई और 496 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.72% पहुंच गया है। वही गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 421 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 85 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 8, अंबाला में 2, पंचकुला में 3 और कोरोना के केस मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में भी अब लगातार कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 535 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। वही 496 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। वही कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। अगर बात की जाए जिलों की, तो गुरुग्राम में 421 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए। वही फरीदाबाद में 85, तो सोनीपत में भी 8 केस मिले हैं। इसके अलावा अंबाला में 2, पंचकुला में 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय के भवन का शिलान्यास अवसर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ खाने पीने की चीजें मिले, मिलावट रहित सामान मिले, औषधियों में शुद्धता हो, इसको देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अलग हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया। साथ ही उन्होंने गलत काम करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम नकली दवाइयां बेचने नहीं देंगे और इसके लिए टीमें गठित कर दी है। यदि हमें और विभागों के स्टाफ भी की आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें लेकर टीम गठित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है और उस ब्यूरो में एडीजीपी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुखिया बनाया गया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यालय और लैब का आज उद्घाटन रखा गया है। यहाँ पर वो बनाया जाएगा। हमारे पास अलग से इसका कार्यालय नहीं था, बहुत कठिनाई थी। हमारी 2 लैबें चल रही हैं पहले, एक करनाल में, एक चंडीगढ़ में। 5 लैबें हम और खोलना चाहते हैं, एक गुड़गांव में, एक फरीदाबाद में, एक हिसार में, एक रोहतक में और एक अंबाला में। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला में विद्यालय शिक्षा विभाग एवं हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद की ओर से आयोजित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है।
हरियाणा के विद्यालयों में ये कार्यक्रम काफी सफलता के साथ चलाया जा रहा है, जिसके आगे भी अच्छे परिणाम आएंगे। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान का भी लोकार्पण किया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के 4वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को कोविड-19 के कारण हुए शिक्षा के नुकसान को कवर करना है। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रोजेक्ट उड़ान का भी लोकार्पण किया। साथ ही साथ वो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम शहर में बढ़ती आबादी के साथ अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। शहरों में हो रहे अतिक्रमण से गुरुग्राम वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण है और रोड पर अवैध तरीके से हुए अतिक्रमण का मुद्दा गुरुग्राम नगर निगम की सदन की बैठक में पार्षदों ने उठाया है, जिसमें पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों पर कई संगीन आरोप लगाए। गुरुग्राम नगर निगम के पार्षद कुलदीप यादव ने बताया कि ये समस्या गंभीर है, जिसको लेकर बीते 2 साल से आवाज उठाई जा रही है। वहीं नगर निगम ने वेंडिंग जोन बनाए हुए हैं, लेकिन जिस वेंडिंग जोन में 10 रेडी की परमिशन है, तो वहां पर अवैध तरीके से 30 से 40 रेडियां खड़ी हुई हैं। वही अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो अवैध रेडियो को हटाने नहीं दे रहे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद आदेश दिए हुए हैं कि इन रेडियो को हटाकर शहर से 20-25 किलोमीटर दूर छोड़ा जाए, लेकिन उन्हें उसके बावजूद आज तक इनको नहीं हटाया गया, जिसका खामियाजा गुरुग्राम वासियों को भुगतना पड़ रहा है। गुरुग्राम में, और आज से नहीं है, हम तो 2 सालों से उठा रहे हैं। बात वेंडिंग जोन की करी जाती है। आप किसी भी वेंडिंग जोन में जाके देख लो, अगर परमिशन 10 की है तो वहां आपको 40 रेहड़ियां खड़ी मिलेंगी। क्यों भाई, किस लिए गंद मचाया जा रहा है? बात यही मुद्दा उठा था कि भाई क्यों नहीं साफ हो रही रेहड़ियां, शहर से क्यों नहीं हटाई जा रही? क्यों, कौन है लोग है नहीं हटने दे रहे? जो अधिकारी कर क्या रहे हैं? पूरी टीम एनफोर्समेंट की आप देखोगे भगी फिर रही है, गाड़ियां जा रही है, पूरी टीम आपको रोड पे दिखेगी, लेकिन सामने वो रेहड़ी नहीं दिख रही उनको। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं लापरवाही है ना। लेडीज का मुद्दा उठाया है। लेडीज के लिए हम वेंडिंग जोन्स अलग से क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हमने पहले भी बनाए हैं 148 के करीब, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कुछ उसमें से खत्म भी हो गए थे। अब हमने नई साइट्स आइडेंटिफाई की हैं और मोर प्रोसेस में है। वहाँ पे वेंडिंग जोन बनाएंगे, वहाँ इनको शिफ्ट भी करेंगे। और आज के दिन जहाँ भी किसी पब्लिक पाथ में या पब्लिक मूवमेंट के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो नेचुरली उसको हम दें। देखिए, जो हम बात करें इंक्रोचमेंट की, आज जगह जगह इंक्रोचमेंट करके जो हमारे गुड़गांव सिटी है उसको बिल्कुल एक बदसूरत की शेप दे दी है। जगह जगह रेडियो की इंक्रोचमेंट है, कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के बैठे हुए हैं, कुछ दुकानदार, कुछ लोगों ने अपना सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। पर हमारा प्रशासन है कि जो अगर गरीब लोग मकान बनाता है उनको तोड़ने के लिए तो झट पहुँच जाते हैं, परंतु जहाँ पर सरकारी ज़मीनों की बात करें वहाँ अगर लोग कोई कब्जा कर लेता था, उसको कब्जा को छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं पहुंचता, जिसकी गुहार हम बार बार प्रशासन को देते हैं, पर आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होती। और रेडियो को तो आप देख लीजिए, किसी भी मेन सड़क पे गुजर जाइए आप, लगातार आपको वहां पर इतनी इंक्रोचमेंट मिलेगी, वहां से निकलना। रतिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली गुल होने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों को बिजली से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अधिकारियों ने फोन को स्विच ऑफ किया हुआ था। बिजली जाने से लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी नाराजगी है। वहीं इस मामले में अब अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण बिजली सप्लाई में बाधा आई थी। तो रतिया में बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर जानकारी के लिए उन्होंने बिजली विभाग को फोन करा तो सभी अधिकारियों ने अपने फोन स्विच ऑफ किए हुए थे, जिस वजह से आम लोगों का बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया और इसी वजह से लोगों में काफी रोष भी देखने को मिला है। तो ये आपको बता दें कि लोगों ने बिजली विभाग से नाराजगी जताई है, क्योंकि रतिया में कई इलाकों में कल शाम 5 बजे से रात भर बिजली गुल रही, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वही फोन करने पर अधिकारियों के फोन भी स्विच ऑफ पाए गए, जिस वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है।
गेहूं के बढ़ते दामों के बीच व्यापारियों और आटा मिल्स ने गेहूं को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। ऐसे व्यापारियों पर सख्ती बरतते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी एक्टिव हो गए हैं। झाड़ौदा बॉर्डर पर कर्मचारियों और पुलिस ने मिलकर आटा मिल्स पर छापेमारी की है। बहादुरगढ़ की बड़ी आटा मिल आरती फूड पर छापेमारी में 5,500 क्विंटल से ज्यादा ऐसा गेहूं मिला जिसका रिकॉर्ड में एंट्री ही नहीं थी। ऐसे ही हालात पहलवान और हनुमान फ्लोर मिल्स पर पहले मिले, जिसमें छापे में मिले रिकॉर्ड से ज्यादा गेहूं पर मार्केट कमेटी ने फीस के साथ 25% जुर्माना लगाया है। मार्केट कमेटी के सचिव रामनिवास ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश और सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 फ्लोर मिल्स से तकरीबन 7 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। तो छज्जर में गेहूं को स्टॉक करना मिल्स वालों को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जहां पर गेहूं का स्टॉक करना भारी पड़ा तो वहीं पर 3 फ्लोर मिल्स पर जुर्माना भी लगा है और जुर्माना समेत लगभग 7 लाख की वसूली की गई है। चीन एक तरफ नींबू के भाव ने गर्मी के सीजन में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि मंडी में नींबू 200 रुपए से ज्यादा के भाव में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय सब्जियों के भाव कम होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। पिछले महीने तक मंडी में खीरा 30 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब स्थानीय खीरा शुरू होते ही भाव 8 से 10 रुपए किलो आ गए हैं। अमरहेड़ी गांव के किसान रामवीर ने बताया कि पॉली हाउस के खीरे की वजह से उन्हें भाव कम मिल रहे हैं। प्रति एकड़ खीरे की खेती पर 30 से 32 हजार रुपए लागत आती है। कम से कम 14 से 15 रुपए किलो बिके तो उनकी लागत निकल पाएगी। जो मेरे खीरा की फसल लगा रखी है उसके भाव मेरे को पूरे नहीं मिल रहे हैं। मेरे को 8 या 7 रुपए इसका भाव मंडी में मिल रहे हैं। जो पोलिया उसका खीरा आ रहा है, बाहर से खीरा आ रहा है, उस खीरे ने हमारे भाव कम कर दिए हैं और इससे हमारे को भारी नुकसान है। हमारे जो खीरे की जो लागत है 15,000-16,000 रुपये प्रति आधा एकड़ खर्चा आता है, इससे हमें भारी नुकसान है। यहाँ खीरे का भाव है जो अपना देसी है, लोकल है खीरा, वो 4 रुपये 5 रुपये पर केजी बिक रहा है। वो इसका कारण ये है कि इसकी आवक ज़्यादा है लेकिन इसकी डिमांड कम है। तो दूसरी तरफ बात करें हमें पोली हाउस खीरे की, उस खीरे का भाव है 11 रुपये 12 रुपये पर केजी। उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसी कारण इसके भाव में दोनों में अंतर है। सर ऐसा है कि फसल एकदम तैयार हो गई जमींदारों की, मार्केट में मान लो इतना उठा रहे हैं कोई, क्योंकि जो जहाँ 10 लगाने थे वहाँ आज 1000 लगाने लग रहे हैं सब्जी मंडी के अंदर मान लो। तो ये सारा खीरा इकट्ठा चलने की वजह से ये मार्केट पिट गई है जी, इसलिए बाजार बिल्कुल डाउन आ गया जी। क्या भाव बिक रहा? 4 या 5 के आसपास ये 3 ही रुपए किलो में देने के लिए तैयार हुआ, अगर कोई ले ले तो 3 रुपए किलो देने के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन समेत देश भर के खुदरा विक्रेता ने ओप्पो के वितरकों और कंपनी कार्यालयों के सामने भूख हड़ताल की। आपको बता दें कि 7 साल पहले भारत में एंट्री लेने वाली चीनी ओप्पो मोबाइल कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं पर ज्यादती करते हुए अपने नए 10 सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट के साथ उपलब्ध करा दिया है। अध्यक्ष नितिन बगिया ने कहा कि डीएलएफ में चाइनीज और स्थानीय वितरक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया गया है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ओप्पो ने हड़ताल से भी उचित कार्रवाई नहीं की तो हम अधिक आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये ओप्पो कंपनी इसलिए बिकॉज बाकी कंपनियों से सब को हमने मेल लिखी और सारी कंपनियां तैयार हो चुकी हैं और सारी कंपनियां हमें इक्वालिटी से माल दे रही हैं। ये ओप्पो ने ही अभी एक नई सीरीज लॉन्च करी है जिसपे हमारा पहले हक था, क्योंकि वो मेड इन इंडिया है और अगर मेड इन इंडिया है तो फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन रिटेलर होना चाहिए। बट उन्होंने विदेशी कंपनियों से साठगांठ करके, टाई अप करके सारा माल ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया, जो कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कस्टमर, इंडियन रिटेलर और इंडियन टैक्स के लिए भी बड़ा हार्मफुल है, क्योंकि ये जितनी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिलता। ओप्पो की ये दोहरी नीति है, माल हमारे देश में बनता है लेकिन बेचने का जो पहला अवसर है वो ऑनलाइन को दिया जा रहा है।
हमारे पास कंपनी ने अभी जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं उसको डायरेक्टली ऑनलाइन पे लॉन्च किए हैं, ऑफलाइन पे दिया ही नहीं है माल। तो हमारी कंपनी से पहली डिमांड ये है कि हमें पहला अवसर मिले, इक्वलिटी मिले, हमें बराबर का माल मिले बेचने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत बार मेल करने पे, कंपनी से बात करने के बावजूद हमें लिमिटेड प्रोडक्ट मिलता है बेचने के लिए, 1-2 पीस दे दिए जाते हैं और उस पर मार्जिन 1% 2% का मार्जिन रहता है। तो हमारी कंपनी से यही डिमांड है कि हमें एक तो माल बेचने के लिए पूरा माल मिले, दूसरा हमारा एटलीस्ट 10% का मार्जिन रहे जिससे हम लोग सरवाइव कर पाए। सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एससी कार्यालय पहुंचे, जहां बिजली विभाग की ओर से सिक्योरिटी के नाम पर बिल में जोड़े गए रुपयों के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में भरवाए जाने को लेकर बिजली विभाग के एससी को ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के एससी संदीप जैन ने बताया कि ये नियम 2006 से लागू किया गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे पहली बार लागू करने का प्रयास किया गया। तो सोनीपत में बिजली विभाग के कार्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं बिल में जोड़े गए सिक्योरिटी के एडवांस रुपयों को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर उन्होंने बिजली विभाग के एससी को ज्ञापन भी सौंपा है। एससी सोनीपत के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट इस बात को लेके है, मेरा बिजली का बिल 312 रुपये है, मगर विभिन्न प्रकार के भत्ते लगा के इनकी एक स्कीम है एसीडी, एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट, जो 2006 से लागू है। हर 3 साल में ये एवरेज निकालते हैं। अगर मेरी एवरेज 500 रुपये बनी, 500 के आधार पर 2 महीने का और जोड़कर 1500 रुपये और ज्यादा ले रहे हैं। आज कई गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चिटाना गांव है, बटाना गांव है, अच्छा ये गढ़ी बाला है और बड़वासनी है और वो शादीपुर है, कबीरपुर है, इन सभी गांव के लोग आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बिजली के जो बिल हैं, ये जितना कंजम्पशन है हमारी उतना हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने वो भत्ते लगा के वो एडिशनल हमारे से 2 महीने का एडवांस ले रहे हैं। एक्चुअली ये बिजली के बिल बढ़कर नहीं आए हैं। बिजली विभाग का सन 2006 से एक नियम है कि कोई भी उपभोक्ता जो बिजली का बिल जमा कराता है या बिजली का इस्तेमाल करता है, उससे एक एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट के नाम पे राशि बिजली विभाग अपने पास रखता है बतौर सिक्योरिटी। और उस राशि का प्रावधान ये है कि जो पिछले साल में बिजली का बिल आया है उसमें एवरेज 4 महीने का जो भी बिल होगा वो हमारे पास बतौर जमानत या बतौर एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट जमा होना चाहिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे अब बिजली विभाग ने ये राशि अपने घरेलू उपभोक्ताओं से भी लेने की कोशिश की। चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन के लिए कल्याणा रोड पर प्रस्तावित जगह का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए। वहीं आईजी ममता सिंह ने महिला थाना का भी निरीक्षण किया और थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को जनता के साथ उचित व्यवहार रखने और शिकायतों का समय पर निपटारा करने का भी निर्देश दिया। वहीं आईजी ने बताया कि कोर्ट परिसर में आम लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। में 395 या इस तरह की जहाँ फायरिंग या असला यूज किया है कुछ, मैं अगर ये कहूँ कि बढ़वार नहीं है, मैं कमी नहीं है तो बढ़वार भी नहीं है, 2-4 केस ऊपर नीचे चल रहे हैं। पर हाँ, विशेष हमने इस पे गौर किया है कि जो मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पे जो युवक अक्सर आते हैं, कभी स्नैचिंग कर ली, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिया, कोई अपराध की घटना करते हैं, तो ज़्यादा हमारा जोर अब इस तरह के अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स पर है। और यहाँ मैं आपके माध्यम से यहाँ चरखी दादरी के लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, कार, बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट की मोटरसाइकिल, कार आदि का सड़क पे उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। पानीपत में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट के बाहर महिला ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया, जिस पर महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से महिला को रेफर तो कर दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने एक न सुनी। इस हंगामे पर अस्पताल स्टाफ ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन ने तो महिला को रेफर कर दिया था, लेकिन महिला के परिजनों ने लेट लतीफी की। आपको बता दें कि डिलीवरी के बाद मां और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं।
इनको दिखाने रात में, तो रात में तो उसको कोई परेशानी नहीं थी इतनी, इन लोगों ने मना कर दिया। सुबह में इसको जब तकलीफ हुई लेकर आए तो इन लोगों ने सुबह से अपने पास रखा, उसको इंजेक्शन दिया, दर्द बढ़ा, भेज दिया इसको कि ले जाओ करनाल होगा ऑपरेशन से बच्चा, और बच्चा देखो यही रोड पे करवा दिया इन लोगों ने। क्या तरीका है ये? बच्चा वहाँ रोड पे हुआ है, वहाँ पे ऑटो में हुआ है। सिरसा के चित्तरगढ़ पट्टी के पास देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जहां बरनाला रोड की तरफ से आ रही कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद डिवाइडर पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में कार टकराने से ट्रांसफार्मर कार पर गिर गया। वहीं इस हादसे में कार में सवार लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद कॉलोनी के लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर एक बार ऐसे हल्का सा शोर मचा, गाड़ी जैसे स्लिप होती है जैसे, फिर उसके बाद दोबारा जब उसके ठीक 2 मिनट बाद एकदम धमाका हुआ जोर से, फिर हम घर से निकल के आए हैं वहाँ से। फिर आके हमने देखा 2 लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे, तो ड्राइवर को हमने बोला अभी आप अपनी सीट बैक करो फिर निकल के आओ। उसके बाद फिर इसमें ये तो शुक्र है जी लाइट नहीं थी इसके अंदर, लाइट होती तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो फिर लेडीज़ को भी हमने बाहर लगाया, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और बिजली दफ्तर में भी फ़ोन कर दिया भी हाँ आप ये कनेक्शन चालू मत कर देना। तो इतनी बात, उसके बाद फिर वो चले गए। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में झोपड़ियों में आग लगने से 2 बच्चियों की आग में जलने से मौत हो गई थी। वहीं शाहाबाद के विधायक रामकरण काला दुख व्यक्त करने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने मौके पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी। विधायक ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि शाहाबाद में झोपड़ियों में आग लगने की वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मौके पर विधायक पहुंचे। तो वही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए विधायक पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और साथ ही साथ अपने निजी कोष से 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी परिजनों को दी। तो पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना हुई है और साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। तो आग में जलने से 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मौके पर विधायक पहुंचे। वही पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ उनको सांत्वना भी दी। वही उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सांत्वना दी और पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की सहायता भी दी है। तो अपने निजी कोष से उन्होंने 10-10 हजार की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दी और वह इस पूरी घटना पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। वह इसके बाद मौके पर पहुंचे विधायक ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और वही दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी और अहम खबर आ रही है गुरुग्राम से। तो आपको बता दें गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आरडब्ल्यू सदस्यों के लिए पहला सेवा कौन कार्यक्रम 29 अप्रैल को होगा। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। तो आरडब्ल्यूए के 500 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आरडब्ल्यू सदस्यों के लिए पहला सेवोकॉन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वही 29 अप्रैल को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से, जहां 29 अप्रैल को सेवाकॉन का उद्घाटन करेंगे मुख्य सचिव। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। आरडब्ल्यूए के 500 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी गुरुग्राम से। आरडब्ल्यूए के सदस्यों के लिए पहला सेवाकॉन कार्यक्रम 29 अप्रैल को सेवाकॉन कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वही आरडब्ल्यूए के 500 से ज्यादा लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं
ऑडिट जो आईआईटी से करा रहे हैं उसमें आईआईटी रुड़की की तरफ से हमें रिटर्न में आ गया है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक तो उनके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की भी कमी है और दूसरा ये उनका प्राइमरी मैंडेट नहीं है। तो उसके लिए हमने गाइडलाइंस बनाई है, ड्राफ्ट सरकार को भेजा है, जिसमें हमने सिलेक्शन के क्राइटेरिया तय किए हैं और सरकार की अप्रूवल मिलने के बाद प्राइवेट जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर फर्म्स हैं हम उनको एम्पैनल कर लेंगे, रेट भी फिक्स कर देंगे। और हमारे पास 60 सोसाइटीज की कंप्लेंट्स अभी तक आई हुई हैं जिसमें RWAs या बाकी लोग चाहते हैं कि उनके बारे में ऑडिट हो, तो उन जो प्राइवेट जो फर्म्स हैं जिनको हम एम्पैनल करेंगे उनसे उनका ऑडिट कराएंगे। ये ऑडिट IITs या CBRI की देखरेख में होगा और उनकी रिपोर्ट भी वेटिंग करके सबमिट की जाएगी। वर्कशॉप्स हों तो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का प्रोग्राम रोल आउट हो सकता है। तो DC साहब ने चूंकि ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एमिनेंट जो सिटीजन्स ग्रुप्स हैं उनके साथ ये वर्क फॉर नियरली 10 डेज और ये इश्यूज सारे कल आउट किए हैं। बड़े भारी इनके डिफरेंस है तो डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया है। आई होल हार्टेडली एंड सिंसियरली अप्रिशिएट द कमेंडेबल वर्क डन बाय हिम एंड ही हैज बीन एबल टू ब्रॉट देम ऑन वन प्लेटफॉर्म एमिकेबली टू रेज देयर इश्यूज। तो इस सारी चीज के लिए मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज दिस इज बीइंग डन इन पार्टनरशिप विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव। तो एंड दिस इज ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड। इसकी सक्सेस पर डिपेंड करेगी कि हम आगे इस प्रकार के और जो नेसेसरी प्रोग्राम्स हैं या इस तरीके की और अच्छी इवेंट है जो गुड़गांव के रेजिडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लीडरशिप में उनको आयोजित किया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।